ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तजियाकार हैं जी कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एमन आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कर्नल रिटायर्ड संत पॉल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया करें सब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी एमन रिजवी साहिबा आपसे। एमन, मोदी हुकूमत की जो पॉलिसी हैं खुद भारतीय मुसलमानों के लिए कितनी परेशान कुन हो गई हैं? डॉक्टर फिजा, अगर देखा जाए जैसे भी आपने कहा कि 20 करोड़ मुसलमान, वो भारत में 20 करोड़ मुसलमान नहीं है, भारत में 37 करोड़ मुसलमान हैं। और सही से हम रह रहे थे, सही से हम लोग यहाँ पर, मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे ऊपर जो जुल्म करा सिर्फ वो मोदी सरकार ने ही करा, बीजेपी ने ही करा, नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे ऊपर जो भी गवर्नमेंट आई उसने हमारे ऊपर जुल्म करा, लेकिन इतना जुल्म नहीं करा जितना बीजेपी ने करा। हम भारतीय थे, हमारे पर बहुत जुल्म होता था, लेकिन हम भारतीय थे। कभी हम बाबरी मस्जिद के नाम पर काटे जा रहे थे, कभी हम 3 तलाकों पर काटे जा रहे थे, कभी हम कश्मीर पे काटे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार, बीजेपी सरकार सन 2014 में आती है, तो उसके बाद फिर हमारे पे जुल्म इतना होना शुरू हो गया कि अब हमें गाय पे भी काटे जाने लगा। यानी कि हम इतने सस्ते हो गए और गाय इतनी महंगी हो गई। अगर हम चिकन की बोटी हाथ में देते हैं तो ये इतने आराम से प्रूव कर देते कि नहीं, ये गाय का मांस था, गाय का गोश्त था। और एक नहीं, और जय श्री राम का नारा लगा के 50-50 लोगों का झुंड आता है, आरएसएस का झुंड आता है और एक मुसलमान को मार देता है। तो जो जय श्री राम इनके भगवान है और हम भी उनकी इज्जत करते हैं, तो आज इन्होंने जय श्री राम का जो यूज कर रखा है वो सिर्फ आतंकवाद में यूज कर रखा है। यानी अगर आपके कान में जय श्री राम की आवाज आती है तो आप डर जाते हैं कि अल्लाह खैर, आरएसएस वाले आ गए हमें मारने, जय श्री राम का नारा आ गया। तो उसके बाद जैसे सन 2019 में चुनकर दोबारा आते ही इन्होंने एक बिल लेकर आई, CAA करके। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, भारत में सारे मजहबों को आजादी है, सिर्फ मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे। तो भाई क्यों नहीं रहेंगे मुसलमान यहाँ पर? और फिर कहते हैं हम पाकिस्तान से लाएंगे, नेपाल से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, वहाँ से लाएंगे। आप क्यों लाएंगे? जो हम लोगे आप हमें तो कह दीजिए हम यहाँ के हैं। और जब हम यहाँ के नहीं हैं डॉक्टर फिजा, तो फिर आपने हमसे वोट क्यों लिया? हमने उसी वोट से आपको चुना। अब आप हमारे साथ जुल्म देखिए। अगर हम टीवी खरीदते हैं तो आधार कार्ड, हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आधार कार्ड, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो आधार कार्ड, और उसी आधार कार्ड से हम वोट भी करते हैं। लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि ये आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी ये वाली बात साबित नहीं करता कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ना तो आधार कार्ड मानना है, ना आई कार्ड मानना है, ना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मानना है। क्या कह रहे हैं कि सन 2070 से पहले के जो हमारे पास कागजात होंगे वो भारतीय कहलाएंगे। अब आप देखिए कि 30 करोड़ जो भारतीय हैं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, और जो कि बहुत बड़ा जुल्म है मुसलमानों पर वहां पर। एमन, हाँ, बहुत ज्यादा जुल्म है। तो 30 करोड़ भारतीयों के पास कागजात ही नहीं है। 30 करोड़ के पास कागजात नहीं है, 9 करोड़ के करीब आदिवासी हैं, उनके पास कागजात नहीं है, 2 करोड़ के करीब जो है वो खाना बदोश हैं, उनके पास भी कागजात नहीं है। तो मतलब टोटल मिला के ये 95 करोड़। और अच्छा एमन, जिनके पास कागजात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, जो अजीबो गरीब सी रिक्वायरमेंट है उनकी, कि आप साबित करें, तो फिर वो बेचारे, उनका क्या स्टेटस होगा? उन पे वीजा ठप्पा मार के कह देंगे कि अब तुम प्रूव करो कि तुम किस मुल्क से आए हो। यानी सारी जिंदगी हम इसी फर्जीवाड़े में फंसे रहेंगे। हाँ, और वही बात ना कि वो प्रूव अगर नहीं कर पाते, उनके पास कागजात ना हो, सबूत, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ही बताइए क्या? और इससे भी बड़ी हित सुनिए कि आसाम की इन्होंने NRC लगाया था, और आसाम में फखरुद्दीन साहब जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, 7 प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी फैमिली को कहते हैं जाओ भाई जाओ, तुम भी जाओ, बांग्लादेश पाकिस्तानी हो। यानी उनकी फैमिली भी इंडियन नहीं है। तो फिर वो हमारे प्रेसिडेंट कैसे बन गए अगर वो घुसपैठिए थे? तो मतलब अजीब सी कशमकश चल रही है। हमें मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी पॉलिसी से प्रॉब्लम है। तो सारा एमन, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, यकीन जानिए, बहुत बहुत दुख होता है वहाँ मुसलमानों की ऐसी हालत देखकर। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, आपने बड़ा खुलकर बात की, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप इतना खुलकर बात कर रही हैं। ब्रिगेडियर फारूक साहब, बड़ी हिम्मत है एमन की कि वो खुलकर बात करी पाकिस्तानी टीवी चैनल पर, वहाँ पे जो इनके साथ सलूक किया जाता है मुसलमानों के साथ। ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे एमन की गुफ्तगू सुनने के बाद। कैसे देखते हैं वहाँ के मुसलमानों की हालत? ने जो भी बात की है, देखो हमें पहले भी इस कैसे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है इंडिया में, खासतौर पर मोदी के आने के बाद। तो देखिए मुसलमानों की जो प्रोसिक्यूशन है वो तो आप इंतहा को भी क्रॉस कर दी है। और हाल ही में जो आप देखें, ये वो सेकुलर इंडियन ही रहा जो 1947 के बाद कहा जाता था
अब तो ये सेकंड इंडिया का इंडिया है और ये हिंदुवादा वाला इंडिया है। और आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को अब इक्वल सिटीजन के तौर पर वहाँ पे जो दर्जा नहीं किया जा रहा, उनकी गलती में क्या कहा था कि इक्वली नहीं है, तो हम इनको इनकी राइट्स की हम क्या बात करेंगे। तो आपने वो वीडियो भी देखी हुई है। लेकिन मसला ये है कि अब मुसलमानों को जो 22 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, अब वो भी इस बात पे मजबूर हो गए सोचने पे कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जो तहरीक आज़ादी की, फ्रीडम मूवमेंट की, इसने कहा था कि डिफरेंट नेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले सालों में इंडिया के जो मुसलमान, अब 22 करोड़ मुसलमान, अब वो फैसला वो इस तरफ जा रहे हैं कि वो एक नया जो है होमलैंड जो है वो मौजूदा इंडिया में कार्व आउट करेंगे और ये चीज वक्त के साथ साथ और अपना तेजी पकड़ती जाएगी। अब एक तरफ ये देखे ना, न्यू दिल्ली में क्या हुआ है आज से चंद हफ्ते पहले, वो प्री प्लान मैसेकर था मुसलमानों का न्यू दिल्ली में, कैसे मस्जिदों को वहाँ पे शहीद किया गया, कैसे वहाँ पे लोगों को मारा गया। मुसलमानों को इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने जो वीडियो देखी है कि देखिए मुसलमानों के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों के खिलाफ की होती है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो जरा बात जरा साइड करें, अब तो वहाँ के मुसलमानों का मसला शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है अब वो उन्होंने फैसला कर दिया है। कमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अगर कमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इन हालात को कैसे देखते हैं और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ आप किन अल्फाज में हमदर्दी करेंगे? देखिए, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, यकसर हालात बदल गए और एक माहौल और जो फ़ज़ा बनी है इस वक्त भारत के अंदर, वो खौफ की फ़ज़ा है जो माइनॉरिटीज़ और पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। सो इंडिया की जो तकसीम की जा रही है, वो तकसीम ये है कि जो इवन कि वो लोग जो कहते हैं कि डायलॉग करना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे अंदाज में लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बात करते हैं, इंडिया में उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। और मैं डॉक्टर फिजा आपको बताऊं, भारत का जो मीडिया है वो इस सारे प्रोसेस को खराब करने में बहुत किरदार अदा कर रहा है। भारत के मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की, बीजेपी की और आरएसएस की गोदी मीडिया कहा जाता है। इनको जो लिबरल लोग हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का वाहिद मीडिया है जो ऑपोजिशन को तनकीद करता है, वरना पूरी दुनिया में ऑपोजिशन और मीडिया मिलके हुकूमत का जो पॉलिसीज है उनका जायजा लेते हैं। लेकिन जो हालात पैदा हो गए वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों को गद्दार, एंटी नेशनलिस्ट की बात काटी कमर, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में मीडिया बिल्कुल आजाद नहीं है, यानी बीजेपी के खिलाफ एक जुर्रत नहीं कर सकता मीडिया के खबर चला सके। देखिए, इसमें जाहिर बात है मीडिया की तकसीम करनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडिया, उर्दू मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन इसका जो बड़ा चंक है वो मोदी साहब और उनकी पार्टी को अनकंडीशनली सपोर्ट करता है। और क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया ये मजहबी तौर पे मोटिवेटेड है। डॉक्टर साहबा, ये मजहबी तौर पे इंतहा पसंद है, जिस तरह किसी इंतशार फैलाया जाता है भारतीय मीडिया पर, मजहबी जमातें हालात खराब करती। इस वक्त इंडिया के अंदर बीजेपी एक मजहबी इंतहा पसंद जमात जो है वो हुकूमत का कंट्रोल कर चुकी है और वो इंडिया को एक मजहबी हिंदू रियासत बनाना चाहती है। इवन कि उन्होंने अपने सिलेबस से भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक फ्रीडम जैसे जो चैप्टर्स हैं वो निकाल दिए हैं। सो इंडिया की डायरेक्शन दुनिया को पता नहीं, एक बिजनेस के हालात से शायद ठीक नजर आ रही हो, लेकिन इंडिया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदे से हट चुका है जो 72 साल पहले भारत की सरकार ने अवाम के साथ किया था। बिल्कुल, जैसे कर्नल सांत मेरे साथ हो, पैनल शहरियार जरा मुझे प्लीज बताइएगा। जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। कमर साहब कंटिन्यू। जी ठीक है कमर साहब, आपकी इजाजत से जरा कर्नल सांत को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। कर्नल साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं सुन नहीं पा रहे थे। आपकी इजाजत से मैं जरा कर्नल संत से एक सवाल पूछना चाहूँगी। कर्नल साहब, आपने एमन की गुफ्तगू सुनी, सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं जिससे भी बात करती हूँ प्रोग्राम में, 2 साल से मैं पाक भारत टाकरा प्रोग्राम कर रही हूँ बोल न्यूज़ से, आप लोगों की जानिब से ये जवाब आता है एनालिस्ट का कि जी वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। एमन ने जो पूरी अपनी दिल की जो हालत है, तमाम मुसलमानों की जो हालत है जिस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, हमदर्दी की जा सकती है, वो खुलकर बयान कर दिया इस प्रोग्राम में। आप एमन की बातों को झुटला सकते हैं?
जी मैम, भारतवर्ष में सब लोग बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू इक्वलिटी। अच्छा, यानी आपने पहले की बात में कहते कि एमन झूठ बोल रही हैं। एमन, मैं आपसे जवाब जरूर दूंगी कर्नल साहब की गुफ्तगू, आप जरा गौर से सुनिएगा। जी कर्नल साहब, डिडक्शन निकालना ठीक है कर्नल साहब, आप कंप्लीट करें। लेकिन मैं राइट टू इक्वलिटी, मेरा काम नहीं है डायरेक्शन निकालना। मैं आप दोनों को भारत से, मैंने आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एमन रिजवी भी मौजूद है, कर्नल साहब आप भी मौजूद हैं, आप दोनों बात करेंगे, उस बात सबके सामने होगी। मेरा क्या काम है निकालना डायरेक्शन, हकीकत पे मबनी होगी, तमाम गुफ्तगू देख लें, तमाम लोग खुद देख लेंगे। जी मैम, आप ये देखिएगा जो अभी मैडम ने बताया था CAA के लिए भी, आप ये देखिए किसी भी हमारे मुस्लिम भाइयों की किसी की कोई नागरिकता गई क्या? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये एक भी आदमी की कोई नागरिकता मुझे बता दें कि जो CAA जो एक्ट आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या किसी की नागरिकता गई? मैं सबसे पहले विनम्रता से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नंबर 2, कुछ लोग, अच्छा जी मैं, कुछ लोग इसके खिलाफ में। अच्छा, ये आप जरा बहुत मुश्किल हिंदी के अल्फाज प्लीज जरा कम यूज कीजिएगा। आपको पता ही, आपको बहुत ज्यादा उर्दू नहीं आती, हम ज्यादा हिंदी नहीं समझ पाते, तो कुछ जरा आसान लैंग्वेज में बात जरा कीजिएगा, सबको समझ आ सके। वर्किंग लैंग्वेज जी, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा उर्दू नहीं बोलती क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, प्लीज जरा। जी हाँ, यस मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी राइट टू इक्वलिटी है और सबको बराबर अधिकार है। जिन लोगों को CAA, जिनको जो मुस्लिम भाइयों को, कुछ लोग गए और कोई मुस्लिम भाई के अलावा भी कोई लोग गए हुए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मीडिया में आया हुआ है कि कुछ लोग गए। तो मैं ये इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो पॉलिसीज है वो बड़ी ओपन है। और मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो है कलाम साहब राष्ट्रपति रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अंसारी साहब रहे हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स डिफेंस फोर्सेस में इतने बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई अपने भाई है, उनकी देशभक्ति बहुत है। आप अब्दुल हमीद जी को देखिएगा, आप देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप किसी हद तक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जब से भारत में है, नरेंद्र मोदी साहब जब से आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तब से जो मामलात हैं मुसलमानों के साथ, क्या वो ऐसे हैं जैसे आप बता रहे हैं? जी मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे जहां मैं रहता हूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेवात हमारे नजदीक है। और मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूं, जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जब बाबर साहब आए थे, जब लड़ाई बैटल ऑफ कनवा की थी, मेवाती हसन साहब थे, उन्होंने कहा देखो मेरा रिलीजन अलग है लेकिन देशभक्ति मेरी है। मैं एक बात बनाना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम एक रिलीजन की पद्धति है लेकिन हम लोग एक है। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, सिर्फ एक पूजा का जो वर्शिप करने का तरीका है वही तो बदला है। मैं तो आपकी करंट सिचुएशन